हम लोगों ने शुरू में सोचा कि प्रकाश सीधी लाइन में चलता है। क्यों सोचा? हम लोग जब छोटे बच्चे थे, आपको याद होगा कि 8वीं 9वीं में होंगे, तो हमारे को दिखाया गया था कि 2 गत्ते के लिए उसमें छेद रखे, सामने मोमबत्ती रखी और उसमें उसको सरकाया तो वो बत्ती नहीं दिखेगी उसमें। तो लोगों ने कहा इसका मतलब ये सरल बिल्कुल सीधी लाइन में चलने वाली किरण है। जैसे हमने उसको सरकाया तो किरण दिखनी बंद हो गई। इसका मतलब वो किरण से ही सारी कुछ प्रकाश को समझा जा सकता है। लेकिन एक बार समस्या समझ में ये आने लगी धीरे धीरे लोगों को कि अगर ऐसा होता, अगर केवल ऐसा होता तो किसी चीज़ के पीछे, यानी कि मान लीजिए हमारा ये कोई एक चीज़ है और इसके पीछे हमने एक लाइट जलाई, तो थोड़ी थोड़ी लाइट इधर भी दिखती है, हल्की दिखती है ना। अगर केवल सीधी लाइन में चल रही होती तो कुछ भी नहीं दिखता। अगर इसके पीछे मैं यहाँ मोमबत्ती जलाता और आगे से बिल्कुल बंद था ये, तो कुछ भी नहीं दिखना चाहिए था। लेकिन जैसे इसके पीछे मोमबत्ती जलाऊंगा, इसके मतलब, हाँ ये प्रश्न आया वैज्ञानिकों के मन में कि ऐसा क्यों होता है। जब उनको ये लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि इसका कोई ना कोई ऐसा कारण है कि कुछ मुड़ के भी जा रहा है। और मुड़ के कैसे जा सकता है कोई चीज? कोई भी चीज कब मुड़कर जा सकती है? कब टकरा के तो वापस भी चली जाएगी, अपवर्तन होगी तो पार होके चली जाएगी, लेकिन साइड्स में क्यों चली जाएगी? इसका मतलब यह है कि जो बेसिकली इसका तात्पर्य यह है कहने का, इसने बच्चे ने सोचने की कोशिश की, अच्छा किया सोचने की, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि अगर ये मान लीजिए बोर्ड था और हमने यहां पर अब ये लाइट इधर भी जा रही है, लाइट इधर भी जा रही है। अब ये जो लाइट जा रही है ये दिख रही है हमको, और जो सामने से लाइट जो पड़ रही है वो नहीं दिख पा रही है। इससे फिर लोगों ने सोचा कि शायद कि प्रकाश किरण के रूप में नहीं, प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता होगा। क्यों इन्होंने सोचा, ऐसी बात क्यों दिमाग में आई? वो इससे दिमाग में आई, उन्होंने देखा कि जब हम किसी भी पानी में पत्थर डाला हमने यहाँ पर, तो उसमें एक हमको ऐसा लगा कि पानी यहाँ नीचे चला गया, यहाँ ऊपर आया, ठीक है। तो लोगों को इमीडिएटली इस बात का पता चल गया कि यहाँ पर एक पार्टिकल था जो कि ऊपर जा रहा था। अपने सीख ही रखा है कि वहां पर केवल दोलन होता है। जब उन्होंने ये देखा, इसका मतलब उनको लगा कि अगर प्रकाश भी ऐसी गति चल रहा हो तो जो हर दिशा में, केवल इस दिशा में नहीं जा रहा प्रकाश इस दिशा में भी जा रही होगी, इसकी तरंग इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, चारों तरफ उसका मतलब उसका प्रकाश का असर जा रहा है। और प्रकाश का असर जब जा सकता है जबकि वो इस तरह से कि तरंग का कुछ मिलता जुलता कोई चीज हो। और यहां से उनके वैज्ञानिकों के मन में ये आया कि हम इसका एक क्यों ना ऐसा करके देखें कि ये कण की जगह, क्योंकि तरंग अगर तरंग नहीं है, कि अगर हम केवल मान के चल रहे थे कि सीधी अगर किरण है, इसका मतलब कुछ कण है उसके अंदर जो किरण के रूप में चल रहे हैं आगे, लेकिन अगर वो तरंग है या नहीं उनको पता नहीं था। लेकिन उन्होंने सोचा कि क्योंकि पानी में जब हम पत्थर डालते हैं तो वो चारों तरफ फैलता है उसका किरण, और उसका जो दोलन है क्यों फैलता है। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई एक वेव ली, जब ये वाला पॉइंट ऊपर पहुंचा हुआ था, जब ये पॉइंट ऊपर पहुंचा तो यहां पर उसी समय दूसरी जगह ही पॉइंट फैल रहे थे, लेकिन ये केवल हमने एक पॉइंट देखा था यहां पर, इस पर कौन सा बिंदु दोलन कैसे कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने पत्थर डाला उस पर इस बिंदु पे भी दोलन हो रहा है, इस बिंदु पे भी दोलन हो रहा है, इस बिंदु पे भी दोलन, सब बिंदुओं पर चारों तरफ दोलन हो रहा है। और इस दोलन के कारण ही ये जो हमें जो वेव दिखती है वो पूरी तरह बढ़ती हुई दिखती चली जाती है उसकी शेप। अगर केवल एक ही दिशा में होता तो वेव कैसे बनती, फिर तो हमारे ऐसा हो जाता, यहां हमने पत्थर डाला तो इधर चालनी है मान लो, तो इधर जाती वेव बस, या इधर चली जाती, कोई भी दिशा में मानना होता चला जाता उधर। लेकिन वेव ऐसा नहीं होता। जब वैज्ञानिकों ने ये देखा कि पत्थर डालते हैं और चारों तरफ वेव गोल गोल बनती चली जाती है उसकी शेप, और उन्होंने कहा इसका मतलब हर पार्टिकल अपने अपने स्थान पर दोलन कर रहा है। इससे इसका मतलब यह है कि प्रकाश में भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, शायद। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि प्रकाश में अगर ऐसा हो सकता है तो प्रकाश को कौन सी वेव माना जाए। दिख तो रहा नहीं है प्रकाश,
उससे पहले तो हम बिल्कुल सीधी रेखा मानते थे। तो लोगों ने सोचा चलो इसको पहले मान के चलते हैं कि तरंग कौन सी है, अनुदैर्ध्य है, क्योंकि सीधी रेखा में चल रही है तभी वो दिखनी बंद हो जाती है उसके अंदर से। लोगों ने कहा कि इसको सीधी रेखा चल रही होगी है, और कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब इसको अब हम इसका एनालिसिस करते हैं जैसे कि एक अनुदैर्ध्य तरंग हो। लेकिन जब वो अनुदैर्ध्य तरंग का एनालिसिस करने लगे तो उनको पता चला कि बहुत सारा, इतना बड़ा, अगर मान लीजिए कोई आपने लकड़ी का टुकड़ा लिया और यहां लाइट जलाई, तो जो कोने हैं, कोने से उन्होंने देखा कि लाइट अलग डायरेक्शन में मुड़ के जा रही है। लाइट आई, कोने पे टकराई, इस कोने पे जैसी लाइट आई यहां पर, तो ये लाइट इस दिशा में मुड़ी, ये इससे इस दिशा में मुड़ गई। तो उनके मन में ये कंफ्यूजन हुआ कि शायद हम जो सोच रहे हैं कि ये तरंग अनुदैर्ध्य नहीं होगी, शायद अभी शायद था उनके मन में कि शायद अनुदैर्ध्य नहीं होगी। तो उन्होंने सोचा चलो हम इसको करके देखते हैं कि अगर ये अनुप्रस्थ हो। वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि प्रकाश है, और ये सब 1685-1687 की बातें हैं, जिस समय उनके पास बहुत कम चीज़ें होती थी वैज्ञानिकों के पास। उस जमाने में उन्होंने सोचा कि ये जो लाइट की किरण है, इसको ये मान के चलते हैं कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। हाँ, आपको उस दिन भी याद होगा कि केवल सॉलिड में नहीं होती है। आपको क्या बताया था, डोरी में भी हो सकती है ना, डोरी में भी हो सकती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके लिए तो कोई वातावरण की आवश्यकता भी नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि ये शायद कुछ ऐसा है जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। अब उनको ये नहीं पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, उस समय उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो उन्होंने उस चीज़ को तो अलग कर दिया कि ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि शायद इसके अंदर। फिर उन्होंने सोचने की कोशिश की कि ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर कण हो, वो चल रहे हो। क्योंकि जब अपन उन्होंने देखा कमरे में, किसी कमरे में अंधेरे के एक बिंदु से लाइट आ रही है, तो उसके अंदर कण कण दिखते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये कण आ रहे हैं, इसका मतलब ये तरंग के ऊपर चल के आ रहे हैं। ये तो समझ आ गया उनको कि ये तरंग के ऊपर कोई चल के आ रही है, जबकि ऐसा था नहीं। जबकि वो पार्टिकल तो केवल अपने कमरे में है। और हर, तो आपको ये भी बच्चों ये पता होना चाहिए कि इस कमरे में कोई भी पार्टिकल है वो अपने स्थान पे दोलन कर रहा है। हर पार्टिकल अभी भी इसी जगह, सब जगह दोलन कर रहा है। और इसका क्या क्या प्रूफ होता है अपने पास? नहीं, और सोचो। जो हम चीज रोज यूज करते हैं, अगर हम अपने एक किसी भी रुई के ऊपर अगर परफ्यूम लगा के यहां रख दें, वो उस कमरे तक भी, आपको वहां के कोने तक भी खुशबू आएगी, है ना। ये कैसे हो सकता है? ये जो कण यहाँ पे दोलन कर रहा है, वो क्या करेगा, अपने जो खुशबू के उसके, हाँ, पास वाले को देगा, पास वाला दोलन कर रहा है, फिर वो दोलन कर रहा है। इस प्रकार कंटिन्यूटी में दोलन करते 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 इसे थोड़ी देर बाद वहां पर वो सुगंध पहुंचेगी। तो लोगों ने ये हिसाब लगाया कि हम इसको अब के हम देखते हैं कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग जैसे इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और अगर इससे हमारे को पता जाए कि जैसा तरंग से हम, जैसा कि हम किरण से मान के चल रहे थे, अगर इसके अंदर भी वैसे हमको दिखने लग जाए गुण, तो हम ये मान लेंगे शायद ये अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है ना। हमने देखा, अभी तक बिल्कुल उनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले उन्होंने ये देखा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर कोई बिंदु पर हम डिस्टर्बेंस, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस करते हैं, तो उससे अगर मान लीजिए सबसे पहला जहां पर कि सब पार्टिकल्स ऊंचे हैं, यानी कि आयाम, अधिकतम आयाम पर पार्टिकल पहुंचे हुए हैं, जब सारे पार्टिकल अधिकतम उस पर पहुंचे, जब भी तो आपको ऊंची दिखती है। यूं हमने देखा था, तो सीखा था हम लोगों ने कि ये जो होती एक जगह हिलती नहीं है, लेकिन उस जगह ऊपर पार्टिकल ऊपर नीचे चले जाते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र आ गया जहां पर कि सभी पार्टिकल ऊंचे थे। जैसा कि पत्थर में डाल के देखा था उन्होंने, जब पत्थर डाल के देखा था तो एक पूरा गोला दिखा था। तो उस पूरे गोले में एक तो स्थान होता है जहां पे कि सब लोग श्रृंग पर होते हैं, और एक गढ़ पे होते हैं पार्टिकल। जहां गढ़ पे होते हैं तो गड्ढा सा दिखता है, और जहां श्रृंग पे होते हैं ऊंचा होता है। और क्योंकि पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं सरल आवर्त गति में, इसलिए हमको लगता है कि वो तरंग चल रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई स्रोत है, प्रकाश का स्रोत, और उसके साथ भी अगर ऐसा ही हो रहा हो, अगर इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो जैसा कि पानी के अंदर अनुप्रस्थ तरंगों का हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि शायद यह अनुप्रस्थ तरंग है। इस समय हाइगेन्स आया,
ये प्रकाश के लिए सबसे बड़ा वैज्ञानिक था। जितने भी प्रकाश के अंदर बाद में जितनी भी खोजें हुई, जितनी भी थ्योरीज आई, वो सब इसके ही आधार पर चली हुई हैं। तो उसने कहा कि चूंकि यहाँ इस बिंदु से बहुत सारे हमने देखा तो एक पूरी श्रृंग बन गया, इसका मतलब यहाँ का जो पार्टिकल था, यहाँ पे जो दोलन कर रहा है, ये पार्टिकल जो दोलन कर रहा है, ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये भी तो अपने चारों तरफ एक तरंग बनाएगा। समझे इस बात को या नहीं? नहीं। अगर उसने इस पार्टिकल पे, केवल एक पार्टिकल पे हमने डिस्टर्बेंस क्रिया, अगर ये यहां आप लोगों ने पेन को डाला तो इसने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया और ये श्रृंग बन गया। यहां पर श्रृंग बनने का मतलब क्या हुआ? यहां पर पार्टिकल दोलन कर रहे हैं। जब इस जगह पे पार्टिकल दोलन कर रहे हैं, इसके दोलन करने से तो ये अपने को दिखा, लेकिन जब ये पार्टिकल यहां दोलन कर रहा है तो ये भी सब दिशाओं में तो करेगा इसका असर, ये एक ही दिशा में थोड़ी करेगा। इसका मतलब ये अपने यहां पर एक गोला बनाने की कोशिश करेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जिस प्रकार यहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ और इस डिस्टर्बेंस के क्रिएट होने से यहां पर एक श्रृंग बना। अब इसका इस श्रृंग बनने का मतलब यह है कि इसके हर बिंदु पर एक पार्टिकल दोलन कर रहा है, और उसके दोलन करने से, चूंकि अब ये तो हो नहीं सकता कि आसपास के पार्टिकल्स में एनर्जी नहीं ट्रांसफर करे। हमने सीख रखा है कि जब भी दोलन करता है कोई पार्टिकल, वो अपने आसपास के सभी पॉइंट्स में एनर्जी को ट्रांसफर करता है। तो जब ये आसपास के पार्टों यहां भी ट्रांसफर करेगा एनर्जी, यहां भी करेगा, यहां भी करेगा और इस जगह भी करेगा, क्योंकि अपन ने दोलन के अंदर सीखा है। ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि इस श्रृंग पर जितने भी बिंदु थे वो सब अपने अपने दूसरे डायरेक्शन में भी इस डिस्टर्बेंस को भेजने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार जब ये वाला बिंदु होगा यहां पर, ये भी ऐसी कोशिश करेगा, और ये इधर वाला बिंदु है, ये भी कोशिश करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोलन का जो सिद्धांत हमने जो सीखा था वो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। अभी तक वो पता नहीं लगा पाए थे कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने जो दोलन का सिद्धांत सीखा था उन लोगों ने, उसके आधार पर उन्होंने कहा ऐसा हो रहा होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ हो रहा होगा। लेकिन उस समय फिर उनके बाद दिमाग में एक बात आई कि अगर ऐसा होता तो प्रकाश पीछे की तरफ भी जा रहा होना चाहिए था। अगर ऐसा हो रहा होता कि इधर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है पीछे के डायरेक्शन में और आगे भी कर रहा है, तो इसका मतलब प्रकाश जब अगर किसी स्रोत के आगे जा रहा है तो पीछे भी जाना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं हो रहा, जबकि प्रकाश आपने यहां से चलाया, पीछे आपने उसके यहां पे आपने मोमबत्ती रखी, प्रकाश आगे चलता चला गया, पीछे तो आ नहीं रहा। नहीं, अगर पीछे आ रहा होता थोड़ी दूर जाकर रुक जाता। अगर आगे और पीछे का दोनों की टक्कर होती, दो तरह की तरंगों की दोलन मिलते और दोनों रुक जाते। ऐसा तो हुआ नहीं। प्रकाश यहां से सूरज से चल के यहां पर आ गया, अपने बल्ब से चल के कहीं भी जहां भी चार्ज चला जाता है। तब उन्होंने ये सोचा कि इसको अगर हम ये कल्पना करें, ये पूरा कल्पना पर आधारित था अब तक। अब जब थ्योरी इसकी बाद में निकल के आएगी, लेकिन अभी तक केवल ये कल्पना पर आधारित था। ये आपको इसलिए बताना जरूरी नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा पूरा चैप्टर कि ये इसके अंदर किस तरह से व्यतीकरण हो रहा है, किस तरह से चीजें हो रही हैं इसके अंदर। तब उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार जो भी तरंग का आगे चलना हो रहा है वो प्रत्येक बिंदु पर एक तरंग का छोटी सेकेंडरी तरंग बनाता है, यानी कि एक छोटी तरंग को प्रभावित करता है। यानी कि अब क्या लिख सकते हैं इसको हम, तरंग की शेप है ना, तरंग कुछ भी नहीं होता, तरंग की शेप बार बार याद रखना है। सेकेंडरी को क्या कहते हैं हिंदी में?
अब चूंकि ये द्वितीयक, जैसा अभी हम देख रहे थे कि द्वितीयक उसने पैदा किया, तो वो द्वितीयक किस गति से चल रहा होगा? प्रकाश की गति से, क्योंकि जब मुख्य तरंग जो हम मान रहे हैं जो शेप चल रही है प्रकाश की गति चल रही है, क्योंकि प्रकाश का एनालिसिस कर रहे हैं हम, जब तो प्रकाश की गति से प्रकाश आगे पहुंच रहा होगा। तो उसके जो दूसरे वाले जो सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक जो तरंग बन रही हैं, वो द्वितीयक तरंगे भी उसी गति से चल रही होंगी। ये बात समझ में आई या नहीं? ये थोड़ा थोड़ा कठिन है चैप्टर, थोड़ा सा, इसलिए हमने पहले वो 2 चैप्टर 11 के दोबारा पढ़े थे, जिससे कि उसको हम बार बार यहाँ पे उपयोग कर सकें। इसमें कहने का सिद्धांत का मतलब ये है कि प्रत्येक जो तरंग चल रही है आगे, उसके प्रत्येक बिंदु पर एक द्वितीयक तरंग बनेगी, और उस तरंग की गति प्रकाश की गति के बराबर होगी। क्यों होगी प्रकाश की गति के बराबर? कोई बच्चा बताएगा? जो द्वितीयक तरंग होगी वो प्रकाश की गति से क्यों चलेगी? याद करिए, हम लोगों ने दोलन में क्या पढ़ा था? और जब तरंग गति अपन जब देखिए निकाल रहे थे, तब तरंग की गति निकालते थे तो कैसे निकालते थे? लैम्डा बाई, और लैम्डा क्या होता था? हाँ, अपन ये कहते थे कि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। आवृत्ति अगर समान है तो क्या होगा? और लैम्डा भी समान है तो इसलिए v समान रहेगा। v क्यों समान रहेगा? इसलिए v जो वही रहेगा जो कि प्रकाश की गति है, यानी कि जो द्वितीयक यहां से चल रहे हैं वही प्रकाश ही तो है, वो प्रकाश का ही एक रूप है जो कि आगे चल रहा है। एनर्जी, अभी एनर्जी की बात करेंगे, उसके बाद सेकंड पॉइंट एनर्जी का आएगा। इसके नीचे अब जो आ रहा है सेकंड पॉइंट में लिख रहा था ना, वो एनर्जी का ही आएगा। पहले तो हम ये समझ लें कि वो हो क्या रहा है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे सारा समझेंगे सब बेकार होगा। अगर नहीं आया तो मैं इसको दूसरे तीसरे तरीके से समझा सकता हूं, अगर आप बोलो। चलो एक और अब इसको अपन लेके चलते हैं। मान लीजिए एक बड़ा, इसको बहुत व्रत का बड़ा हिस्सा ले लेते हैं, व्रत का एक बड़ा हिस्सा लिया। अब हमने कहा कि यहां पर एक द्वितीयक बनी जो इस डायरेक्शन में है, इसी प्रकार एक द्वितीयक यहां बना, एक द्वितीयक यहां बना, हम ये कह रहे हैं कि यहां पर कि प्रत्येक बिंदु जो कि दोलन कर रहा था, यहां पर ये बिंदु फिर नीचे जाएगा। यहां पर हमेशा करते हैं अपन एनालिसिस, पहले ये ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा और ये फिर ऊपर आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये यहां पर डिस्टर्बेंस पैदा होने से ये बड़ा वाला डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, तो इसके प्रत्येक पॉइंट का जो दोलन कर रहा है वो दोलन भी आसपास के जितने भी कण हैं सब में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और दोलन पैदा करेगा, यानी कि इसके आसपास के बिंदु भी जो भी हैं वो भी दोलन करने लग जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहां पे दोलन किया तो उसके बाद दूसरा दोलन यहां होगा, ऐसा तो होगा नहीं। पार्टिकल तो कंटिन्यूटी होती है, पानी एक साथ ही है, या अभी हवा है वो एक साथ ही है, अलग अलग टुकड़ों में तो बटी हुई है नहीं कि यहां पे हवा आएगी फिर थोड़ी देर गायब हो गई, फिर हवा फिर गायब, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पार्टिकल जो यहां पर है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, वो अपनी ऊर्जा को आसपास के जितने भी कण हैं उनको दे रहा है, जितने भी आसपास के कण हैं उनको ऊर्जा दे रहा है। और जैसे किसी भी कण को ऊर्जा देगा तो वो अपने स्थान पे दोलन करने लगेगा। किसी भी पार्टिकल को, अपने सीखा हुआ है कि किसी भी पार्टिकल को अगर हम ऊर्जा देंगे तो वो अपने स्थान पर दोलन करने लगेगा, और अगर वो दोलन करने लग जाएगा अपने स्थान पर तो कौन सी स्थिति होगी? जबकि वो वेव के रूप में आएगा, क्या होगा? जबकि उसका दोलन सरल आवर्त गति कर रहा हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक बिंदु
और जब ये सरल आवर्त गति कर रहा है, प्रत्येक बिंदु अपने स्थान पर दोलन कर रहा है, उस दोलन के कारण सरल आवर्त गति हो रही है और वो आसपास भी अपने छोटी छोटी सी तरंगे बना के चल रहा है आगे। अब जैसा कि बच्चे ने पूछा था कि ये प्रत्येक पार्टिकल, ये जब संभव है जबकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता चला जाए। क्या बेटा? कण क्या? जिस प्रकार ये, इसका नेक्स्ट चैप्टर यही आएगा कि प्रकाश, कण और तरंग दोनों ही मान के चल सकते हैं। प्रकाश को कण भी मान सकते हो और प्रकाश को तरंग भी मान सकते हो। ये अभी 5 मिनट बाद इस चीज को शुरू करेंगे अपन। अभी हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु जो सरल आवर्त गति कर रहा है और अपनी एनर्जी, हर बिंदु, हर कण एक दूसरे कण को अपनी एनर्जी देता जा रहा है, और जब तक ये एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है सुरंग और गर्त बनाने में, धीरे धीरे वो एनर्जी चूंकि फैलती चली जाएगी, क्योंकि ये सेकेंडरी और बनते चले जाएंगे, फिर और बनते चले जाएंगे, फिर और बनते चले जाएंगे, तो थोड़ी देर बाद, थोड़ी दूर में पहुंचने के बाद वो वहां पर कम हो जाएगी और वहां पर कोई भी तरंग नहीं बनेगी और बंद हो जाएगा। ये सीमित क्षेत्र के लिए होगा। अब सीमित क्षेत्र क्या हो सकता है? जो पानी में तो सीमित क्षेत्र अपन इतना दिखा दिया, लेकिन अपने लिए सीमित क्षेत्र क्या है, कोई बता सकता है बच्चा? इन्फिनिटी। अपने लिए इन्फिनिटी, अपने लिए ये क्षेत्र है अनंत। जिसको हम लिमिटेड क्षेत्र कह रहे हैं वो अनंत है, क्योंकि प्रकाश के अंदर जो ऊर्जा है, जिसके कारण की दोलन हो रहा है, वो इतनी ज्यादा है कि उसको वो अनंत दूरी तक ले जा सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई तारे हमको अब जो दिख रहे हैं वो आज से करीब 1 करोड़ साल पहले या 2 करोड़ साल पहले खत्म भी हो चुके हैं, मर भी चुके हैं, लेकिन हमको आज दिख रहे हैं। बहुत अच्छी ये एक बात जान लो, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा इसके अंदर, इसमें नई नई चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी। अगर मान लीजिए आज एक तारा है, आज तारा मतलब हुआ सूरज, तो सूरज जैसे एक तारा मान लीजिए आज 5000 प्रकाश वर्ष दूर था अपने से, 5000 प्रकाश वर्ष, जो अपना इतना दिख रहा है, टिमटिमाता हुआ दिखता रहता है। अब वो तारे उस समय में कुछ समय लगेगा यहाँ तक पहुंचने में, कुछ प्रकाश वर्ष लगेंगे उसको पहुंचने के अंदर, यहाँ पर जो हमको दिख रहा होगा। अब वो वहां पर बुझ गया, वहां तो बुझ गया, लेकिन उसका जो प्रकाश की जो तरंग चली थी वो अभी भी चल रही है। हमने स्रोत को यहां से काट दिया, लेकिन हम लोगों ने यहां सेकेंडरीज तो पैदा होती रही थी और ये वेव आगे चलती जा रही थी। अब ये तो हो गया खत्म, लेकिन चूंकि प्रत्येक बिंदु पर एक सेकेंडरी, द्वितीयक वेव की शेप बन रही है, इससे प्रकाश तो आगे चलता रह जाएगा। यहां आपने बंद कर दिया इस प्रकाश के स्रोत को, तो तारा तो डेथ हो चुकी तारे की, मान लीजिए तारे का प्रकाश निकलना बंद हो चुका है, लेकिन वो प्रकाश हमारे पास पहुंचेगा कुछ हजारों साल बाद, जबकि वो इतने सालों पहले तारा मर चुका होगा। नहीं, टूटता हुआ का मतलब भी बताता हूं। टूटता हुआ तो कभी तारा टूटता हुआ नहीं दिखता। जो हम लोगों को दिखता है ना, वो उल्का पिंड होते हैं, जो कि अपने घर्षण के कारण अपने जब पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके अंदर आग लग जाती है। तारा नहीं टूटता कभी भी। हाँ, नहीं, अच्छा है ना। ये इस चैप्टर में आपको देखना, आपको बहुत अच्छी चीजें नजर आएंगी। ये वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। तारे क्यों दिखते हैं? किसी भी के, ये बहुत एक बार अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने कि तारे क्यों दिखते हैं। कोई भी चीज कब दिखती है? 2 कारण हो सकते हैं, 2 कारण से, दोनों बताओ। 2 कारण से कोई भी चीज क्यों दिखती है हमें क्यों दिख रही है? हमें ये वाली चीज, हमें आज ये डस्टर क्यों दिख रहा है? नहीं, ये काफी सही है, इस पे हंसो मत। हाँ, क्योंकि इस बच्चे ने जो बताने की कोशिश की है, काफी कुछ सही बताने की कोशिश की है। 2 चीजों के कारण दिख सकती है। या तो हम इस पे एक टॉर्च से इस पे प्रकाश डाल रहे हो, आप वहां बैठे हैं, पूरा कमरा अंधेरा है, और फिर मैंने एक टॉर्च से इस पे प्रकाश डाला तो ये दिखेगा। इसी के कारण मंगल ग्रह, ये जो हमारे आसपास के ग्रह हैं, चंद्रमा हुआ, वो सूर्य का प्रकाश जो उसके ऊपर आ रहा है उसके कारण हमको दिख रहा है। एक तो कारण वो हो सकती है हमने टॉर्च से एक लाइट जलाई और वो हमको दिखने लग गया। और दूसरा क्या कारण हो सकता है? ये खुद ही लाइट पैदा कर रहा हो, यानी खुद ही टॉर्च हो। तो अगर खुद ही टॉर्च मेरे हाथ में तो वो आपको दिखेगी। तो इसका, हाँ, लाइट दिखेगी ना, टॉर्च की कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो हमको जो दिख रहा है,
हमको वहां पे क्या दिख रहा है, एक चम करती हुई टिमटिमाती हुई चीज दिख रही है। हमको पता नहीं है, अभी तक समाज, हमारे कोई भी वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाए हैं कि अभी तक क्या होगा वहां पर अल्टीमेटली, ये कोई नहीं ढूंढ पाया। लेकिन अभी हम ये इसका अंदाज यहाँ पे बैठ के लगा सकते हैं कि उसकी जो प्रकाश जो आ रहा है, वो प्रकाश दो कारण से हो सकता है, या तो खुद कर रहा हो, खुद कब कर सकता है, जबकि सूरज क्यों प्रकाश करता है, सूरज क्यों प्रकाश करता है, नहीं एनर्जी नहीं, क्या कर क्या रहा है वहां पे, क्या हो रहा है, हाँ हाँ यस बोलो, आगे बोलो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और बोलो, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सोच सही है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि वहां ऐसी कोई ना कोई क्रिया हो रही है उसमें, जिसमें कि इतनी एनर्जी निकल रही है कि वो एनर्जी प्रकाश की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, प्रकाश की एनर्जी में हो रही है, और बहुत बड़े बड़े तूफान मच रहे हैं वहां पर। अगर सूरज की हम बहुत पास से स्टडी करें कभी, तो आपको पता चलेगा कि सूरज के अंदर हर समय ऐसे तूफान है जिनमें कि हजारों हजारों किलोमीटर ऊंचे की तरंग उठती रहती हैं कंटिन्यूअसली। क्योंकि जैसे ही किसी की पार्टिकल का दोलन शुरू होगा, तो वो दोलन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो पूरे शेप जो बनेगी हमारी, वो इतनी बड़ी वेव बनेगी जिसको हम पूरे हमारे पृथ्वी ग्रह है उसके अंदर कितने समा जाए उसके अंदर। ब्लैक होल नहीं, ब्लैक होल दूसरी होती है बेटा। ब्लैक होल का मतलब ये होता है, ये भी समझ लो, पूछ लिया कोई बात नहीं, ये चैप्टर अच्छा है, बहुत मजेदार चीज आपको दिखाएगा। ब्लैक होल क्या होता है कि कोई भी तारा है, अब कोई भी तारे के अंदर बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण होता है, और छोटे छोटे ग्रह उसके आसपास घूम रहे हैं, अंतरिक्ष में हजारों लाखों ग्रह घूम रहे हैं। तो जो ग्रह जिसका कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स इतना नहीं हो पाएगा कि वो उसको रेजिस्ट कर सके, तो वो उसके अंदर मिल जाएगा जाके। इस प्रकार अनेकों हजारों ग्रह एक बड़े ग्रह के अंदर मिलते चले जाते हैं, और वो इतना भारी हो जाता है, वो इतना भारी हो जाता है कि जो प्रकाश की जो किरण है वो भी उससे बाहर नहीं निकल पाती, उसको भी अट्रैक्ट करके अपने अंदर खींचे रखता है। इसका मतलब प्रकाश के अंदर पार्टिकल भी है और तरंग भी है। तो वो क्या, उसको हम ब्लैक होल कहते हैं। वो इतना बड़ा तारा होता है, इतना भारी तारा हो जाता है कि वो प्रकाश तक को भी अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देता, यानी कि जो वेव की शेप बननी चाहिए उसको बनने नहीं देता। इसका मतलब वो जो पार्टिकल्स जो दोलन कर रहे हैं उनको वो दोलन नहीं करने देता अपने से बाहर, वो केवल गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जो भी चीज उसके पास आ रही है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता चला जाता है, उसे कहते हैं ब्लैक होल। ठीक है, बताओ, आप खुद बताओ। नहीं, इसको बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, इसको ऐसा नहीं, इसको ये नहीं माने कि इसका ये कर, बिकॉज आप में से आधे जनों को नहीं पता होगा इसका उत्तर। ये बताओ कि अब जब तारे हैं और वो चमक रहे हैं, और बहुत से तारे ऐसे हैं जो कि खुद का स्रोत है 99%, खुद 1% ही तो है ब्लैक होल जो बन गए होंगे, बाकी तो सबके अंदर ऊर्जा पैदा हो रही है और जिसके कारण कि हमको दिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो दिन में नहीं दिख पाते, जबकि 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 है ना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब बताओ कौन बच्चा उसका उत्तर देगा, इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन भेजा, बोलो। ये इसका मैं बता दूं, इसने जो बोला है 99% सही बोला है, ठीक है। 1% इसमें ऐड करना है, गलती नहीं है वो भी, उसे मुझे ऐड ही करना है केवल। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब दिन के अंदर वो प्रकाश चला, प्रकाश की आपको एक पता होगा, ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है, जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो किसके बराबर होती है, किसके प्रोपोर्शन होती है, पहले बताओ। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, जहां पर कि ए है आयाम। इसका मतलब हमारे पास जो किरण वही पहुंच दिखेगी हमको जिसका आयाम उस इंटेंसिटी का हो जिसको को हमारी आंखें देख सकें। मतलब उस प्रकाश की इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए, जो प्रकाश चला किसी भी तारे से, उसकी इंटेंसिटी यानी कि आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, जो आयाम है उसका आयाम इतना हो, यानी कि आयाम इतना, उसका मतलब जो पार्टिकल जो दोलन कर रहा है उसका आयाम इतना हो कि उसकी इंटेंसिटी सूरज की जो रोशनी निकल रही है उससे ज्यादा हो।
यानी कि जो सूरज की रोशनी से, सूरज की रोशनी की जो किरण हमारे पास आ रही है यहाँ पर, या तरंग हमारे पास जो आ रही है, उसकी जो इंटेंसिटी आई है, आई अगर हम यूँ कह दें इसको कि आई सन, और आई अगर कोई दूसरा बहुत दूर का कोई तारा अपन ले लेते हैं, बहुत दूर का तारा, डिस्टेंट स्टार, उसकी मान लीजिए है Ka2²। तो जब इसकी इंटेंसिटी यानी सन की तरंग की जो इंटेंसिटी है, जब तक इससे ज्यादा होगी तब हमें केवल सूरज का प्रकाश दिखेगा, तारे का नहीं दिखेगा। लेकिन जब रात क्यों होती है? रात अपने सूरज चांद से थोड़ी हो रही है, रात क्यों हो रही है? हाँ, पृथ्वी का वो घूम रहा है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब रात हो गई तो हमें सूर्य की जो इंटेंसिटी आ रही थी वो तो बहुत कम हो गई, और वो तारा जो दूर बहुत हल्की रोशनी में दिख रहा है अपने को यहाँ से, उसकी इंटेंसिटी उस सूरज की इंटेंसिटी से बहुत कम हो गई, ज़्यादा हो गई, तो हमको वो दिखने लग गया रात को। इसलिए रात को दिखते हैं तारे, दिन में नहीं दिखते। ठीक है बेटा, बोलो। ना अंधेरा नहीं होता, वो अंधेरा नहीं होता। देखो, मौसम खराब होने का क्या मतलब होता है? अगर बादल छा गए तो बादल कितनी दूरी पे होते हैं पृथ्वी से? अधिकतम 1 किलोमीटर से और 3 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, जब हवाई जहाज में जाते हो तो आप जब 9 किलोमीटर होते हैं तो वो आपके नीचे दिखते हैं सारे के सारे। ठीक है ना, सारे बादल नीचे दिखते हैं। इसका मतलब पृथ्वी पर प्रकाश आने की कमी नहीं हुई है, पृथ्वी पे तो प्रकाश आ ही रहा है, लेकिन क्या हुआ है, उसके अंदर बादल छा गए। अगर बादल नहीं होते और फिर सूरज का प्रकाश कम हो जाता तो हमको तारे दिख जाते दिन में भी। अगर सूरज का प्रकाश नहीं आ पाता उस समय, यानी कि अगर सूरज मान लो पता चला कि अचानक से वो कुछ गड़बड़ हो गया, उसके अंदर बंद हो गया, तो उसके अपने तक आने में टाइम लगेगा कुछ। अपने तो रोशनी रहेगी बहुत देर तक, सूरज बंद हो चुका होगा, लेकिन अपने पास रोशनी पहुंचने में टाइम लगेगा, तो हमें तो रोशनी दिख रही होगी। बेटा इसको समझ लो इस बात को, क्योंकि ये बाद में मन में जो जिज्ञासाएं रह जाती हैं, ऑल्दो इस चैप्टर से डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आवश्यक है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। जो प्रश्न आप पूछ रहे हो बहुत अच्छे प्रश्न है, ये हमने समझ लेना चाहिए इसका, कि जब प्रकाश अगर सूरज वहाँ से आ रहा है, सूरज से प्रकाश आ रहा है, और अगर बादल नहीं होते तो आता ही हुआ था। इसका मतलब सूरज से प्रकाश आ रहा है उस समय दिन में, और एक तारे से भी आ रहा है, और तारे की इंटेंसिटी कम है, आई कम है, सूरज का आई ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हमको जब तक कि ऐसी स्थिति नहीं हो कि उसका सूरज का प्रकाश ही नहीं आए, प्रकाश नहीं आए कब आएगा? जबकि पृथ्वी घूमती हुई हम लोग उधर चले जाएं, तो हमारे पास प्रकाश आना बंद हो जाएगा उसका, तब हमारे को तारे वो दिखने शुरू हो जाएंगे। इसलिए तारे भी हमेशा हमको वही तारे नहीं दिखते हैं, चेंज होते रहते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी दोनों चीज साथ साथ कर रही है ना। पृथ्वी अगर ये सन है और यहां से पृथ्वी जा रही है, तो पृथ्वी एक बार तो यहां जा रही है और अपने अक्ष पे भी घूम रही है। ठीक है ना, तो दोनों चीजें हो रही हैं इसकी। तो इसलिए हमारे को ये चीज पता होनी चाहिए कि ये सब चीजें देखने के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया कि जो प्रकाश है वो तरंग जैसा भी चल रहा होगा। किसी भी स्रोत, नेचुरल पे नहीं, किसी भी पे, आपको इसी देश से आपको समझ सको उनको, क्योंकि वो हम रोज देखते हैं, इसलिए हमने अपने को दिया। अब मान लीजिए, अब हम ले लेते हैं आर्टिफिशियल स्रोत की बात कर लेते हैं। अब हम आर्टिफिशियल स्रोत की बात कर लेते हैं। अगर आर्टिफिशियल स्रोत में आज ये है मेरे सामने, ये इससे ले लो आप, एक लाइट जो आ रही है यहाँ पर, ये लाइट इस जगह आ रही है। ठीक है, इस लाइट की अगर हम यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो लाइट आनी, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है? नहीं, छाए का अलावा देखो क्या दिख रहा है। नहीं, ये पूरी एग्जैक्टली मेरी 5 फिंगर्स नहीं दिख रही, उसके अलावा भी दिख रहा होगा आपको कुछ। देखो दिख रहा है ना आपको, उसके आपको एक तो मेरा हाथ की दिख रही है, इसके आगे भी देखो हल्की हल्की एक और चीज दिख रही है। अब ये क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ पर जो किरण इसकी पड़ रही है, इस हाथ पे जाके यहाँ पे आके मुड़ गई, और ये मुड़ी तो इसने दूसरे वाले को हल्का कर दिया। ये देखो, ये दूसरी वाली जो किरण पड़ रही थी ना, उसको हल्का कर दिया, इसलिए ये आपस में सब गड़बड़ हो गया। ये 5 फिंगर्स नहीं दिख रही इस समय। अगर केवल सीधी रेखा में चल रही होती, अगर केवल सीधी रेखा में चल रही होता प्रकाश, तो अपने को बिल्कुल स्पष्ट 5 उंगलियां मेरी बनी हुई दिखती हैं।
इसीलिए इसीलिए जब हम घर में, आपका याद होगा छोटे थे हम लोग, तो वो हाथ से वो बना के देखते थे, ये चिड़िया बन जाएगी, ये वो बन जाएगी, तो हम क्या करते थे उसके अंदर, तो एक प्रकाश का स्रोत होता था, बल्ब लेते थे, उस बल्ब के सामने, फिर बल्ब के सामने हम यूँ करके बनाते थे, जिससे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो इधर से प्रकाश आ रहा है मेरा, इधर से प्रकाश आ रहा है, और यही वास्तविक स्थिति होती है, आपका हर जगह से प्रकाश आ रहा होता है। लेकिन जब आप उसको बना रहे होते थे, आप मोमबत्ती रखते थे पीछे और फिर अपन बनाते थे, जिससे कि उसकी इंटेंसिटी इतनी होती थी कि आपके जो यहाँ पर मुड़ रही है, इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन, ये थर्ड हिस्सा है इस चैप्टर का, जब ये मुड़ रही है किरण यहाँ पे आके, वो मुड़ने की गति कम हो जाए। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं अपन, किसी भी, अगर आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, अब नहीं करते क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, पहले एक सर्च लाइट होती थी, सर्च लाइट होती थी। उस सर्च लाइट क्यों कहते हैं, हम कहते थे कि भाई एक सर्च लाइट होती है और वो पूरा यूं एक बीम जैसी दिखती थी, या उसको, और अब आपके नए जमाने के बच्चे हो तो आप सोच सकते हो कि आपने लेजर के कई बार देखते हो कि आप प्रोग्राम होते हैं, कई बड़े लोगों की शादियां होती हैं, तो उसके अंदर लेजर की एक किरण जला देते हैं, दिखता है ना, लेजर की दिखती है। लेजर क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो वो जो लेजर, अब हमने यहां से लेजर का स्रोत निकाला, तो वो एक साथ हमें एक ही तरह उसके रूप में दिख रही है, और बिखरी भी क्यों नहीं दिख रही, लेजर जो है यहां से निकल के पूरा यूं बढ़ जाना चाहिए था सारा का सारा, लेकिन वो एक ही उसके अंदर टनल के रूप में दिख रही है हमको जाती हुई। ऐसा क्यों? ऐसे घर के अंदर आप लेके आते हो, कभी कभी वो छोटे आते हैं ना, लाल दिखती है, लाल लाइट, उसको वहां डालते हैं दूर, तो अपने वहां पे पहुंच जाती है, अब बीच में नहीं दिख रही वो लाल, बीच में तो कहीं भी नहीं दिख रही, लेकिन वो दीवार पे जब पड़ती है तो वहां लाल दिखती है। इसका क्या कारण है? इतनी तेज गति से चल रहे हैं क्योंकि वो लेजर है, वो इतनी तेज गति से चल रहे हैं कि उसका दोलन इतने फास्ट हो रहा है कि उस दोलन को हमारी आंखें नहीं देख सकती। वो दोलन इतनी तेज गति से हो रहा है वहां पर, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है लेजर की, क्योंकि लाइट एम्प्लीफिकेशन, हमने उसको इतना एम्प्लीफाई कर दिया, उसके दोलनों को, प्रकाश के दोलनों को इतना ज्यादा कर दिया कणों का, कि उसकी स्पीड को हम परसीव ही नहीं कर सकते हैं, हमारी आंख उसको देख ही नहीं सकती। हमारी आंख को देखने के लिए क्या चाहिए, 1/, कितने में होनी चाहिए गति? हमको कोई चीज चलती हुई कब दिखती है, जबकि उसकी क्या गति हो रही हो। पिक्चर कैसे दिखती है, चलती है हमारे को, जब हम पिक्चर हॉल में मूवी देखते हैं तो क्यों दिखती है चलती हुई? अरे कभी तो देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, पिक्चर हॉल में नहीं भी देखा हो, लेकिन टीवी तो देखा होगा, कभी तो देखा होगा, कभी तो मैच क्रिकेट का देखा होगा। तो इन सब बातों का जो मैं आपसे कह रहा हूं, उसका केवल एक ही तात्पर्य है, ये बताना चाहता हूं आपको कि लाइट जो किरण के रूप में हम पढ़ रहे थे, वो ये सब बातों का खुलासा नहीं कर सकती थी, वो इन सब बातों का खुलासा नहीं कर सकती थी। इसलिए हमको प्रकाश एक तरंग के रूप में पढ़ना शुरू करना पड़ा। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण लेके चलते हैं कि अगर मान लीजिए इसका अपवर्तन देखें, तो कैसे अपवर्तन होगा? अगर ये तरंग होगी तो अपवर्तन कैसे होगा? अगर ये तरंग है तो इसका अपवर्तन कैसे होगा? और अगर अपवर्तन होके भी अगर ऐसी जाती रही तरंग की, तो फिर अपने को दिखेगा कैसे? तो फिर इसका मतलब हमारा जो अपवर्तन का सिद्धांत है तो गलत सिद्ध हो जाएगा, है ना, फिर गलत सिद्ध हो जाना चाहिए। इसलिए वैज्ञानिकों ने 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए। वो क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए? फिजिक्स जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई भी नहीं होता है, लेकिन क्या है, आप लोगों को इन्वॉल्व रहना चाहिए। जैसे आप लोग इन्वॉल्व रहते हो ना अभी, तो आपको सब चीज़ समझ में आती रहेंगी। अगर वो आप लोग दूसरे संसार में पहुंच गए सोचते सोचते, तो फिर नहीं समझ में आएगी। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। फिजिक्स जितना इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हर घटना का कारण है, हर चीज़ का कारण है। मतलब हम केवल ऐसे नहीं कह रहे कि केमिस्ट्री में से बताते हैं आपको कि भाई ये इसके अंदर द्रव्य मिलाएंगे तो इसके अंदर ये मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। वो कभी ये नहीं बता सकते सिवाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कि ये क्यों हो जाएगा। उसको बताने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ फिजिक्स सबसे सरल होती है, इसमें कुछ नहीं मेहनत करनी पड़ती, आपको फटाफट बदल जाता है। इसका कारण ये है, और अगर हम ये कारण बदल गया, इसलिए हम कहते हैं कि फिजिक्स के अंदर नंबर अगर अच्छे आ जाएं तो आप सारे लोगों से आगे होगे कंपटीशन में। हाँ पूछो, जो भी मन में आए पूछो।
कोई सा भी प्रकाश हो, अपवर्तन प्रकाश का नहीं होता बेटा, अपवर्तन किसी माध्यम में होता है, क्योंकि उस माध्यम का अपवर्तनांक फर्क होता है, और अपवर्तनांक फर्क होने का क्या मतलब होता है, उसके अंदर वेग फर्क हो जाता है। क्योंकि किसी भी माध्यम में जब वेग परिवर्तन होता है केवल तभी अपवर्तन होता है जबकि वेग परिवर्तन हो। अगर मान लीजिए दो माध्यम है, बीच में एक छोटी सी कोई लेयर है बहुत बारीक जो हम देख नहीं सकते, अगर दोनों माध्यमों की सेम गति है उसके अंदर, कुछ नहीं होने वाला, अपवर्तन थोड़ी होगा। फिर तो जैसे रेखा ही वैसे चली जाएगी आगे, वैसी जो वेव चलेगी वैसी चली जाएगी। तो इस वेव को अब कैसे स्टडी करें, इस चीज को सीख लेते हैं आज। हमने ये कहा कि यहां पर इसको द्वितीयक डिस्टर्बेंस बनेंगे। अब इसको अपन एक बहुत बड़ा का सर्किल लें तो इसको हम सीधी रेखा में देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इस बड़े वाले गोले का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब गोला इतना बड़ा है जिसका छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं तो वो सीधा दिखेगा अपने को एक लाइन में। ये अपन बार बार पढ़ चुके हैं, हर चैप्टर में हर क्षण पे पढ़ा हमने कि यदि बड़ा हो जाएगा तो ये उसका हिस्सा है सर्किल का। हमने ये कहा कि प्रत्येक पॉइंट यहां पर एक द्वितीयक पैदा करेगा, वो ये है। अब ये सिद्धांत कहा कि दो चीजें हैं इसके अंदर, सीखिए आप कि अगला जो आपका तरंग का अगला भाग है यानी कि तरंगाग्र, तरंगाग्र क्या मतलब, जो तरंग चल रही है उसका जो हमको दिख रहा है आगे वाला हिस्सा, यानी कि इसको हम यहां से देखें अगर ऊपर से तो इस जगह जो तरंग चल रही थी वहां वाला हिस्सा, इसको हमने काफी बड़ा करके हमको दिखा रहे हैं। जो तरंग का अग्र भाग होता है, जैसे तरंग आगे बढ़ती चली जा रही है, तरंग तो कुछ होती नहीं है, जो उसकी शेप आगे बढ़ती हुई दिख रही है आपको, ये शेप आपको आगे बढ़ती हुई दिख रही है, तो ये मानो कि आप ये एक तरंगाग्र है। ये तरंगाग्र को आगे बढ़ता हुआ दिखता है, एक्चुअल में पार्टिकल्स वहीं पे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो अब जो दूसरी जो तरंगाग्र बनेगा उसके दो सिद्धांत होते हैं। टेंजेंट को क्या कहते हो, इसका मतलब ये हुआ कि जब वेव यहां पर थी और इसने जब डिस्टरबेंस अलग अलग पॉइंटों ने यहां पे डिस्टरबेंस किए, तो अगर हम इस पे सबको ऊपर एक टेंजेंट छूते हुए निकालें, अगर ये यहां पे इसका रेडियस है, यहां इसका रेडियस है और इसका रेडियस ये है, तो इस पे अगर हम एक सब रेडियस को मिलाते चले सारे स्पर्शज्याओं को, तो ये नया तरंगाग्र प्राप्त होता है। यानी कि हमने इसने किया, अब यहां पर जैसे पहुंचेंगे तो यहां पे फिर प्रत्येक बिंदु पर फिर ये डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। यहां पर आ गए, इसने फिर एक पैदा किया, इसने यहां पैदा किया, तो फिर तरंग आगे चलेगी। इस प्रकार ये तरंगाग्र आगे बढ़ता जाएगा। एक तो सिद्धांत ये होता है। और जो हमने किरण प्रकाश की पढ़ी थी उसको इससे जोड़ते हैं इस समय, ये याद रखना पड़ेगा आपको। दूसरा सिद्धांत, तरंगाग्र के लंबवत
ऊर्जा का संवहन होता है अर्थात प्रकाश की किरण, ध्यान रखो, प्रकाश की किरण तरंगाग्र के लंबवत होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब तरंगाग्र ऐसे चल रहा है तो इस पे हम जो भी लंब डालेंगे ये प्रकाश की किरण होगी। हाँ, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं हुआ, दैट्स राइट। अब ये प्रश्न का उत्तर हाइजीन का थर्ड प्रिंसिपल है वो। ये दो प्रिंसिपल तो ये दोनों हाइगेंस के दो सिद्धांत कहलाते हैं। और तीसरा सिद्धांत ये बताता है कि ये बिल्कुल बच्चे ने सही पूछा कि ये जब सर्किल बन रहा है तो ये पीछे भी तो बना रहा है, पीछे भी तो पार्टिकल्स का दोलन हो रहा है, तो प्रकाश का तरंगाग्र पीछे क्यों नहीं चल रहा? कोई बच्चा बता सकता है? प्रकाश का तरंगाग्र पीछे क्यों नहीं चल रहा, क्यों आगे ही क्यों चल पा रहा है? सोचो, इस चित्र को देख के पता चल जाएगा आपको कि तरंगाग्र आगे ही क्यों चल रहा है, पीछे क्यों नहीं चल रहा। बताओ। इसके लिए हाइगेंस ने तीसरा सिद्धांत दिया। ये तीन सिद्धांत कहलाते हैं हाइगेंस के। तरंगाग्र का आयाम का मतलब उस पर जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी दोलन कर रहे हैं, उनका आयाम 1 प्लस कॉस थीटा के समानुपाती होता है। अब ये थीटा क्या है? थीटा कौन सा कोण है? सोचो, इसके कारण क्या हो सकता है? थीटा कोण, थीटा कोण है यहां पर, थीटा किसके बीच में है? जो कि किरण चल रही है वो, और तरंग के दिशा के, तरंग की दिशा और किरण, तरंगाग्र तरंगाग्र की दिशा व ये क्या है, इसको क्या कहा हम लोगों ने अभी? अब देखो यहाँ पे कौन सा कोण है, इतना बड़ा लिखने से छोटा सी बात यह है कि तरंग इस दिशा में चल रही है, तरंग इस दिशा में चल रही है, और जो प्रकाश की किरण है वो इस दिशा में चल रही है। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है, सिंपल। प्रकाश की किरण ये चल रही है और तरंग इस डायरेक्शन में चल रही है, इन दोनों के बीच का कोण, ठीक है। तो आगे वाली दिशा में क्या होगा इसका कोण का? अगर हम आगे की दिशा में देखेंगे कितना होगा थीटा, बताओ?
दोनों देखें, पीछे और आगे दोनों में देखते हैं ना भी। आगे की दिशा में क्या होगा, ये वाली एक तो ये है, और तरंग भी इस गति में इस दिशा में जा रही है, तरंगाग्र भी। ये ध्यान से देख लेना, तरंगाग्र इस दिशा में जा रहा है और किरण इस दिशा में जा रही है। इन दोनों के बीच में कितना कोण हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां पर थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो अपने वो क्वांटिटी 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 0 इज इक्वल टू, यानी कि दुगनी हो गई। और अगर हम इसको पीछे की दिशा में देखें तो ये लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, इन लोगों ने कैसे इस सब चीज़ों को निकाला है। पीछे की दिशा में थीटा इज इक्वल टू पाई, क्यों, ये तरंग इस दिशा में चल रही है। अगर हम ये माने कि तरंगाग्र इस दिशा में भी चल रहा था, अब हम यो कहना चाह रहे हैं यहां पर, यहां देखो, यहां हम कह रहे हैं कि तरंगाग्र तो इधर चल रहा है, ये तो तरंगाग्र है। अब हमने कहा पीछे भी चल रहा है, अगर मान लो चल रहा होता तो, और किरण किस दिशा में चल रही है, तो किरण और तरंगाग्र की दिशा में अगर मान लें कि पीछे भी चल रहा होता तरंगाग्र, तो कोण कितना हो जाता, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता, 1 अपॉन कॉस पाई इज इक्वल टू 1 माइनस। इसलिए बेटा ये कभी भी पीछे की दिशा में नहीं चलता है, इसलिए तरंगाग्र केवल आगे की दिशा में चलता है। ये अपनी किताबों में नहीं है, लेकिन लिख लेना चीज़ें, क्योंकि कि आपको कहीं मिलेगा नहीं कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आप जो भी ढूंढेंगे उनमें नहीं मिलेंगी सब चीज़ें। ये किरण तो केवल अपना किरण वाले क्या सीखी थी, किरण प्रकाशिकी में क्या सीखा था, अब उसी को तो हम उसमें गलत प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे, कि फिर जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम कहेंगे कि यस ये किरण के रूप में भी चलती है, मतलब कण के रूप में भी होती है और तरंग के रूप में भी होती है, वो एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा। मतलब ये इन्होंने कोशिश करी है इस समय कि ये किरण जो आप पढ़ रहे थे, हम वही की वही चीज़ें हम तरंग के रूप में भी समझा सकते हैं। यानी कि अगर आप अपवर्तन को ये समझा दें इस वाली थ्योरी से, अगर हम तरंग का, किसी भी किरण का परावर्तन हमने पढ़ा है, किसी भी किरण का हमने अपवर्तन पढ़ा है, अगर किरण का अपवर्तन तरंग के इस कंसेप्ट को लेके हम समझा सकें और वही आंसर आ जाए दोनों में, इसका मतलब तरंग भी सही है। ठीक है, ये अपन कल देखेंगे।